हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की क्लास में हम क्लास 11th के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और जिसमें हम क्लास 11th के एनसीईआरटी के 3 इकाई कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हम चैप्टर 7 तक पूरा पढ़ चुके हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी को। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हो। आज की वीडियो में हम इकाई 4 यानी यूनिट 4 रहेगी और इस यूनिट 4 में हम पूरा का पूरा जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं एक बार। जैसे हम आज इसका सबसे पहला चैप्टर आता है वायुमंडल संगठन और संरचना, मौसम और जलवायु के तत्व। फिर सूर्यताप के बारे में पढ़ेंगे अगला चैप्टर। फिर वायुदाब और वायुदाब पेटियों के बारे में, पवनों के बारे में, साइक्लोन के बारे में। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वर्षण, वाष्पीकरण कैसे होता है, पाला, धुंध, कोहरा, बादल, बादलों के प्रकार, वर्षा के प्रकार, उनका विश्व वितरण, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और लास्ट में विश्व जलवायु, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, भूमंडलीय ऊष्मन और आपकी जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो ये सारा का सारा हमारा यूनिट 4 में आएगा और क्लास 11th के एनसीईआरटी में ही। तो नियर अबाउट आपके 16 चैप्टर हैं भाई क्लास 11th के एनसीईआरटी में। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इजी चैप्टर है और आपने पहले पढ़ भी रखा है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनर ज़रूर डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना। ठीक है, आप सबको पता है भाई कि कोई भी व्यक्ति बिना वायु के नहीं रह सकता। भोजन पानी के बिना तो हम कुछ टाइम तक रह भी सकते हैं, पर गैसें जो हमारी वायु है उसके बिना तो जीना असंभव है। सांस लिए बिना तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। वायुमंडल भी क्या है? वायुमंडल भी आपकी विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। जो वायुमंडल आप अर्थ के चारों ओर देखते हो वो और कुछ नहीं है, अलग अलग टाइप की जो गैसें हैं उनका मिक्स रूप है। मनुष्य और जंतुओं के जीवन जीने के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन है, पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सारी की सारी गैसें आपके वायुमंडल में ही पाई जाती हैं। अगर वायु की बात करें तो पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है और इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक ही स्थित होता है। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें तो कुल द्रव्यमान का 99% भाग हमारी पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। जो गैसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है उनका। वायु आपकी रंगहीन होती है, गंधहीन होती हैं और इसके अलावा तो जो वायु होती है, वायु की ना तो कोई रंग होता है ना गंध होती है और पवन की तरह बहती है और हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है वायुमंडल का संगठन। ये समझने की चीज़ है। वायुमंडल आपकी गैस, जलवाष्प और धूल कणों से बना है। यानी गैसें भी हैं, जलवाष्प भी हैं। हमारे वायुमंडल में 0 से 4% के बीच में आपके जलवाष्प देखने को मिलते हैं और धूल कण भी हैं। हवा में उपस्थित उन गैसों का मिश्रण, वायुमंडल के निचले भागों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, गैसेस भी, जलवाष्प भी और धूल कण भी। वायुमंडल की ऊपरी लेयर्स की बात करें तो वहाँ पर गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है। जैसे 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जो मात्रा बिल्कुल शून्य हो जाती है, यानी नगण्य हो जाती है। 120 किलोमीटर के बाद आपकी ऑक्सीजन नहीं मिलती वायुमंडल में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्पों की बात करें तो वो तो हमारी पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाती हैं। गाइस, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन 120 किलोमीटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जलवाष्प 90 किलोमीटर। गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है मौसम विज्ञान की दृष्टि से आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। एक बार आप ये रेशो देख लो गैसेस का, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप एडजेक्ट भी देख सकते हो, यहाँ पर एडजेक्ट लिखी हुई है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, थर्ड नंबर पर ऑर्गन आती हैं 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ नंबर पर 0.036%, नियोन की मात्रा आती है 5th नंबर पर। देखो गाइस, पीजीटी में क्या होता है ना, अब एग्जामिनर ने क्या किया पीजीटी में, एक बार आई थिंक DSSB का ही एग्जाम था, तो उसमें नियोन, क्रिप्टॉन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जनोन तक की ये जो 4 गैसें हैं इनको सीक्वेंस में लगाना दे दिया।
तो एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, आपको इस सीक्वेंस में पता होनी चाहिए सारी गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नियोन आती है 0.02%, फिर हीलियम 0.0005%, क्रेप्टोन 0.001%, जेनोन 0.00009%, और लास्ट में आते हैं हाइड्रोजन 0.00005%। तो ये सारी गैसों का अगर हम बात करें मिश्रण हमारे वायुमंडल में ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है, क्यों? क्योंकि ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। सौर विकिरण क्या है? यानी सूर्य से आने वाली ऊष्मा या तापमान। और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। अब पार्थिव विकिरण क्या होता है? पार्थिव विकिरण होता है भाई पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ती है, ठीक है। सौर विकिरण सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा, पार्थिव विकिरण पृथ्वी के द्वारा छोड़ी जाने वाला विकिरण, ठीक है। तो पार्थिव विकिरण के लिए तो अपारदर्शी, यानी पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देती कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊष्मा को, और सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, उसको आने देती है। तो सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है और उसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है, और ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह आपकी CO2 गैस ही उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, सबसे ज़्यादा CO2 का ही है। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशक से जीवाश्म ईंधन हम लगातार जला रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है, और इसने हवा के तापमान को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा प्रमुख घटक है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझ गए। ये एक ऐसी गैस है जो अपने अंदर तापमान को, सूर्य से आने वाली गर्मी को अब्जॉर्व करके रख लेती है, फिर उसको रिलीज नहीं करती, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे अपर नेम आता है CO2 का। ओजोन वायुमंडल की दूसरी महत्वपूर्ण लेयर है, घटक है, जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन निकलता है, आपको पता होना चाहिए कि ओजोन हमारे वायुमंडल में कितने से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच। मैक्सिमम की बात करें तो भाई आपकी मैक्सिमम अगर हम देखें तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच बिल्कुल सघन रूप से हमें ओजोन गैस देखने को मिलती है। ये एक फिल्टर की तरह काम करती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, यानी पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व करके पृथ्वी की सतह पर उन्हें पहुंचने से रोक देती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जलवाष्प। अब जलवाष्प क्या करते हैं? हम वायुमंडल का संगठन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। जलवाष्प 0 से 4% की मात्रा होती है केवल इनकी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 4%। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। हमने अभी पढ़ा कि 90 किलोमीटर के बाद आपके किसी प्रकार के वायुमंडल में जलवाष्प देखने को नहीं मिलते। गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंध में ये हवा का आयतन 4% होती है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ना, जलवाष्प की मात्रा आपके गर्म और आर्द्र उष्ण एरिया में ही देखने को मिलती है, और वहाँ पर मैक्सिमम 4% होती है। ध्रुव जैसे पोलर जैसे जो ठंडे इलाके हैं, या रेगिस्तान जैसे जो शुष्क इलाके हैं, वहां पर हवा के आयतन के केवल 1% भाग से भी कम जलवाष्प देखने को मिलते हैं। तो समझ गए आप, गर्म आर्द्र उष्ण भागों में जलवाष्प की मात्रा 4% मैक्सिमम होती है, और रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्रों में इनकी जो आयतन होता है केवल 1% भाग से भी कम होता है जलवाष्प का। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर बात करें तो जलवाष्प की मात्रा लगातार कम होती चली जाती है। तो भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो जो वाटर वेपर है, इसे इंग्लिश में वाटर वेपर कहते हैं, तो वाटर वेपर की जो मात्रा है वो कम होती चली जाती है। सूर्य से निकलने वाले कुछ ताप को भी अवशोषित करता है, ठीक है, जलवाष्प, और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करता है। इस प्रकार ये एक कंबल की तरह काम करता है, जो कि पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देता है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देता है। अगर एक किसी वायु में पूरी तरह जलवाष्प भरे हुए हैं तो वायु आपकी पूरी तरह संतृप्त होगी, 100% उसमें आर्द्रता होगी, फिर वर्षा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्षण में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो जलवाष्प एक कंबल की तरह काम करता है, सूर्य से आने वाले कुछ तापमान को अपने अंदर अब्जॉर्ब भी कर लेता है, और पृथ्वी से जो ताप निकलता है उसको भी फैला डालता है। तो इससे ना तो अधिक गर्म होती है हमारी पृथ्वी, ना ही अधिक ठंडी होती है। नेक्स्ट हमारा वायुमंडल में आते हैं भाई धूल कण।
ये बिल्कुल छोटे छोटे ठोस कण होते हैं, जो आप देखते भी होगे कई बार कहीं से थोड़ी सी रोशनी आ रही हो ना इस तरीके से, तो उस रोशनी में आप देखते होगे छोटे 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 जो धूल कण है वो उड़ते रहते हैं, तो वही होते हैं धूल कण, कुछ अलग से नहीं होते। ये छोटे छोटे कण समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालीमा, राख, पराग, धूल, उल्काओं के टूटे हुए कण, इन सब से निकलते हैं। धूल कण वायुमंडल के निचले भाग में ही मौजूद होते हैं और फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है। धूल कणों का अगर सबसे अधिक जमाव की बात करें तो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवाओं के कारण होता है, क्योंकि सूखी हवाओं के साथ ही उड़कर चलते हैं ये धूल कण। विषुवत भूमध्य रेखीय के क्षेत्रों की बात करें या ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ ये अधिक मात्रा में होते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही कणों की तरह काम करते हैं। देखो गाइस, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कौन से कण काम करते हैं, तो ऑप्शन में था धूल और नमक के कण, तो आपको इसे याद रखना है। आर्द्रता ग्राही क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके चारों ओर आपका जो वाटर वेपर है वो इन धूल कणों के साथ ही चिपक कर ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करते हैं। तो अपने आर्द्रता ग्राही केंद्र यानी आर्द्रता ग्रहण करने वाला ये सेंटर बन जाते हैं ये धूल कण या नमक के कण, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के चारों ओर वाटर वेपर यानी जलवाष्प चिपकते हैं और बादलों का निर्माण करते हैं जिससे आपकी वर्षा होती है। तो वायुमंडल के संगठन में मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस पढ़ाई, ओजोन गैस पढ़ाई, हमने जलवाष्प पढ़े, धूल कण पढ़े, ठीक है, ये सारी चीजें हमने कवर अप कर ली है। नेक्स्ट आता है वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्लीट किया है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल अपना अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न लेयर्स का बना हुआ है, कोई एक लेयर नहीं है, आप सभी लेयर्स जानते भी हों। पृथ्वी की सतह के पास सबसे अधिक घनत्व होता है वायुमंडल का। जैसे ऊंचाई बढ़ेगी आपका घनत्व भी घटता चला जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आती है आपकी क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं इंग्लिश में, संताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मेसोस्फियर, बाह्य वायुमंडल, एक्सोस्फियर और बहिर्मंडल, ये बाह्य वायुमंडल को आयनोस्फियर कहते हैं, आयन मंडल, और बहिर्मंडल को कहते हैं एक्सोस्फियर। सबसे पहले आती है सबसे नीचे की तरफ ट्रोपोस्फियर, वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। देखो ये 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। बाकी ध्रुव के निकट इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। गाइस एग्जाम में पूछा जाता है वायुमंडल की ऐसी कौन सी लेयर है जिसकी ध्रुवों के निकट ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है, तो आपका आंसर रहेगा ट्रोपोस्फियर। ये जो क्षोभ मंडल है इसकी जो मोटाई है वो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक है, विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है और इसी आपकी परत में, इसी आपकी लेयर में धूलकण और जलवाष्प सबसे ज़्यादा मौजूद भी होते हैं, ठीक है। तो ये मोटाई आपकी भूमध्य रेखा पर इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पर तेज वायु का बहाव होता है जिससे ताप भी अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है, ठीक है। और विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा पर तो आपका टेम्परेचर वैसे भी अधिक होता है और इसी लेयर में आपके सभी लेयरों की अपेक्षा धूलकण और जलवाष्प भी अधिक होते हैं। अगर हम बात करें मौसम परिवर्तन संबंधी जितनी भी आपकी घटनाएं हैं सारी की सारी आपकी ट्रोपोस्फियर में ही होती है। बादलों का बनना, वर्षा का होना, तूफान आना, आंधी, बारिश, सब कुछ, ठीक है, प्रत्येक जितनी भी एक्टिविटी है ना वेदर से रिलेटेड सब कुछ आपके ट्रोपोस्फियर में होती है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो घटता है। ये पूछा जाता है कि एक कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है और इसे नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं, यानी तापमान की सामान्य गिरावट दर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जैविक क्रिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है, यानी अगर हम बात करें मानव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी होगी, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। जैविक यानी जिनमें जीवन पाया जाता है उन सबके लिए ट्रोपोस्फियर सबसे महत्वपूर्ण है। अब क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दोनों को अलग करने के लिए एक आपकी सीमा है जिसको कहते हैं ट्रोपोस्पोज यानी क्षोभ सीमा।
विषुवत के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का जो टेम्परेचर होता है -80 डिग्री सेल्सियस होता है और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो माइनस में टेम्परेचर होता है, क्योंकि आपको मैंने अभी आपको पढ़ाया कि भाई 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस में जाता है। ठीक है, तो आपकी क्षोभ सीमा तो नियर अबाउट हमने अभी पढ़ा कि भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है, तो ये घटते घटते टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और ध्रुव के निकट -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण ही इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर स्थिर हो जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल की ट्रोपोस्फेयर की एक विशेषता है कि वहाँ पर आपका प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा और क्षोभ सीमा आते ही ये टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा, इसमें कोई गिरावट नहीं होती। इसी वजह से अलग लेयर शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं इसके बाद समताप मंडल। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है वायुमंडल में। एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, हमने अभी पढ़ा, और पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक तत्वों से भी बचाती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आती है इसके बाद मध्य मंडल। देखो स्ट्रेटोस्फेयर की एक विशेषता और, ये आपकी जहाज, जो आपके जहाज होते हैं हवाई जहाज, उनके लिए बेस्ट लेयर होती है, हवा कम चलती है इसमें। मध्य मंडल आती है समताप मंडल के ठीक ऊपर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फेयर कहते हैं। इसमें आपकी ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में कमी होने लगेगी। जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तापमान फिर से कम होने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर जो टेम्परेचर है -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखो गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना डायग्राम, ये डायग्राम है ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि ये डायग्राम आपका एग्जाम में पूछा जाता है। केबीएस पीजीटी के एग्जाम में और टीजीटी के एग्जाम में इस डायग्राम को डाला था एग्जामिनर ने, और इसमें ऐसे ऐसे पूछा था कि भाई ये एग्जामिनर ने कि 30 किलो यहाँ पे डाल दिया था कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी रेखा है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है। सबसे नीचे आपकी आती है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, सेकंड आती है आपकी समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड पर मध्य मंडल, फोर्थ पर बाह्य वायुमंडल जिसे आयन मंडल भी कहते हैं, और लास्ट आती है बहिर्मंडल। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मध्य मंडल की ऊपरी परत, जिसे कहते हैं मध्य सीमा। मध्य सीमा मेसोस्पोज। फिर इसके बाद आ जाती है आपकी आयन मंडल, आइनोस्फीयर। ये मध्य मंडल के बिल्कुल ठीक ऊपर है, 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, तो आपके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक थी स्ट्रेटोस्फीयर, 80 किलोमीटर तक आपकी मेसोस्फीयर, फिर 80 से 400 किलोमीटर तक आएगी आपकी आइनोस्फीयर। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं, और इसी वजह से इसे आयन मंडल कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो जो तरंगे होती हैं वो इसी परत के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। ठीक है, और जिस वजह से हमारी पृथ्वी पर रेडियो का प्रसारण संभव हो पाता है। अगर ये आपकी विद्युत आवेशित कण नहीं होते, रेडियो तरंगे इस लेयर में नहीं होती, तो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण संभव नहीं हो पाता। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में फिर से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। देखो अभी तक हमारा टेम्परेचर घट रहा था, अब वायुमंडल की ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है? तो नया क्वेश्चन बनाना, तो राइट आंसर क्या रहेगा? आयन मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी संस्तर जो बाह्य मंडल के भी बिल्कुल ऊपर है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा अगर हम बात करें तो परत है, और इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जानकारी प्राप्त करना असंभव सा है। धीरे धीरे फिर ये बिल्कुल बहिर्मंडल जो आपके एक्सोस्फीयर है अंतरिक्ष में मिल जाती हैं, और वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं। फिर भी वायुमंडल के पहले 2 संस्तर का ही हम सबसे ज़्यादा अध्ययन करते हैं, जिसमें आपकी ट्रोपोस्फीयर आती है और स्ट्रेटोस्फीयर आती है। भूगोलवेता ज्योग्राफर भी इन्हीं का ही ज़्यादा अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब गाइस यहाँ पर आपका वायुमंडल की संरचना और संगठन कंप्लीट हो गया। अब ये जो छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा है ना, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और बच्चे पजल होते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व, तापमान, दाब, वायु दाब होता है, ये हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण, ये सारे किसके तत्व है? वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमारी पृथ्वी पर मनुष्य को, उसके जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। और इन सबको हम इसी क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9, 10 और 11th में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो टेंशन ना लो, आपको पूरा डिटेल से मैं पूरी क्लास 11th के एनसीईआरटी करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और DSSS भी होने वाला है ये एग्जाम, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो
तो यहाँ पर निम्न में से क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो सबको पता, मैंने अभी पढ़ाया, नाइट्रोजन गैस 78.8% वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रोपोस्फियर है, शोभ मंडल है। समुद्र, नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी, ये किससे संबंधित है? ये सारे भाई हमारे धूल कण हैं, जिन्हें आर्द्रताग्राही कण भी कहते हैं और जिनकी वजह से जलवाष्प बादलों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तो गाइस 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है बल्कि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? तो ये भी मैंने पढ़ाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण को तो आने देती है, बट पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ती है उसको रिलीज नहीं करती, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, कोई इशू नहीं रहा है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एंड तापमान। यानी हम सूर्य से जो हमें तापमान प्राप्त होता है जिसे सौर विकिरण कहते हैं उसको पढ़ेंगे, ऊष्मा संतुलन जो हीट बजट है उसको पढ़ेंगे, उसके अलावा टेम्परेचर को डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है। इससे पहले हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मेरे चैनल पर ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज वाली प्लेलिस्ट में सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी एनसीईआरटी की। वहाँ पर मैंने क्लास 6, 7, 8, 9, 10th और 11th की एनसीईआरटी में अभी करवा ही रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। क्लास 11th और अध्याय 9 और चैप्टर का नाम है सौर विकिरण। आप सबको पता है मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट जो होगा हम उसी पोर्शन को उठाएंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, हवा है, पवन है, हम सभी सांस लेते हैं, सांस से फिर वायु को बाहर भी छोड़ते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी एक वायुमंडल है जहाँ से आपकी वायु घिरी हुई है। ठीक है, और वायु का ये आवरण ही वायुमंडल कहलाता है, जो आप पढ़ भी चुके हो इससे पहले वाले चैप्टर में, जिसमें मैंने आपको डिटेल में वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना करवाया है। इस वायुमंडल में ही कुछ गैसें हैं और इन्हीं गैसों के कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। यानी पृथ्वी को जितनी भी ऊर्जा मिलती है सूर्य से मिलती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है उसको अंतरिक्ष में भी वापस विकिरित कर देती है, यानी उसको फैला देती है। इससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी न तो अधिक समय के लिए गर्म होती है न ही अधिक ठंडी होती है। अतः हम जो ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में हमारे तापमान की जो मात्रा वो भी समान नहीं होती। ऐसा किस वजह से होता है? वायुमंडल के दाब में भिन्नता के कारण होता है। सिंपल सी बात है, हमारी पृथ्वी को ऊर्जा सूर्य से मिलती है। अगर वो सारी की सारी ऊर्जा पृथ्वी अपने अंदर समेट के रख लेगी ना, तो हमारी पृथ्वी इतनी अधिक गर्म हो जाएगी दिन में तो, और रात में जब वो ऊर्जा को छोड़ेगी तो इतनी अधिक ठंडी हो जाएगी कि जीवन असंभव होगा। तो ऐसी सिचुएशन में पृथ्वी भी क्या करती है, कुछ ऊष्मा को अंतरिक्ष में विकिरित कर देती है, और ये करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अलग अलग भागों में तापमान की मात्रा भी अलग अलग होती है। जैसे ध्रुवीय इलाकों में आपके ठंडे हैं, भूमध्य रेखीय इलाके आपके गर्म हैं, और मध्य अक्षांश आपके नॉर्मल क्लाइमेट वाले हैं। ठीक है, और ये जो भिन्नता है वायुमंडल के दाब के कारण होती है। इसी कारण पवनों के द्वारा तापमान का स्थानांतरण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। देखो, जब सर्दियों में ज़्यादा चिल्ड हवाएं चलती है तो ठंड एकदम से बढ़ जाती है, गर्मियों में ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं तो आपकी गर्मी भी बढ़ जाती है, इस तरीके से। तो इस अध्याय में हम वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया और उसके बाद पृथ्वी की सतह पर जो तापमान है उसके वितरण को हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे क्या पृथ्वी की किस जगह पर कितना टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर सबसे पहला आता है हमारा सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन भी इसे कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। यानी हमें जितनी भी ऊर्जा मिलती है ना पृथ्वी के पृष्ठ पर, वो किस रूप में मिलती है? लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस तरंगदैर्घ्य के रूप में प्राप्त होती है? तो भाई लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? आगामी सौर विकिरण या इंसोलेशन अर्थात सूर्य ताप कहा जाता है। ठीक है, आगामी सौर विकिरण यानी आने वाला सूर्य का विकिरण, या फिर सूर्य ताप यानी सूर्य से प्राप्त
ताप। आप सबको पता है हमारी पृथ्वी कैसी है, जियोड है। देखो गाइस, यहाँ पर है ना एक एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। ये वाला पैराग्राफ से आपके 2 क्वेश्चन निकलते हैं कि पृथ्वी को जो ऊर्जा वो किस रूप में प्राप्त होती है, लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में। दूसरा क्वेश्चन आता है पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, आगामी सौर विकिरण या सूर्यताप। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की शेप कैसी है, जियोड, भूआब। इससे क्या होगा, इसी शेप के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वायुमंडल के ऊपरी भाग में तिरछी पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह की अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा के बहुत ही कम अंश को हमारी पृथ्वी प्राप्त कर जा पाती है। ठीक है, जियोड शेप के कारण ही ऐसा होता है कि सौर ऊर्जा पृथ्वी के जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको बहुत कम अंश प्राप्त हो पाता है। अगर हम बात करें, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। गाइस, ये आपका पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, टीजीटी में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये DSSS भी है, डीपली क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो ये भी क्वेश्चन आपका सीधा बनता है कि हमारी पृथ्वी वायुमंडल की ऊपरी सतह पर कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन में मिलेगा 1.9 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 1.94 कैलोरी मिलेगी प्रति वर्ग सेंटीमीटर एरिया को। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो ये ऊर्जा है इसमें प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, बट आपको एग्जैक्ट ये याद रखनी है 1.94। यह परिवर्तन पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है उसके अंतर के कारण भी हो सकता है। आप सबको पता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान एक बार हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है 4 जुलाई को, और ये दूरी कितनी होती है भाई, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर के लगभग। पृथ्वी की इस स्थिति को कहते हैं अपसौर यानी एपीहीलन। ठीक है, एपीहीलन। और 3 जनवरी को क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक होता है। अब ये मत समझना कि 3 जनवरी हमारे यहाँ तो सर्दी होती है तो सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक कैसे हुआ। भाई 3 जनवरी को आपके यहाँ सर्दी होती है पर कहीं तो गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो वहां पर गर्मी पड़ रही होती है भयंकर। तो ये निकटतम जो दूरी होती है भाई 14 करोड़ 70 लाख के लगभग होती है, और इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, पेरिहेलिन। कई बार एग्जामिनर हिंदी वाला वर्ड नहीं डालता, उपसौर देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको पेरिहेलिन और एपीहेलिन भी याद रखना होगा। ठीक है, इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त जो वार्षिक सूर्यताप यानी इंसोलेशन 3 जनवरी को और 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। 3 जनवरी को हमें सूर्यताप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, और 3 जनवरी को सूर्य ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिणी गोलार्ध में सीधा होता है। ठीक है, सूर्य की किरणें तो दक्षिणी गोलार्ध में आपकी भयंकर गर्मी होती है, तो ध्यान रखने का, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध 7% अधिक गर्मी प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य सबसे अधिक निकटतम होता है पृथ्वी के। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर भी सूर्यताप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारक जैसे अब भाई आपका लैंड एरिया कैसा है, समुद्र का वितरण, उसके अलावा वायुमंडल परिसंचरण जो अभी आगे पढ़ेंगे, इन सब के द्वारा भी प्रभावित होता है। तो सूर्यताप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। नेक्स्ट आता है पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में भिन्नता। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो इस भिन्नता के कारक होते हैं, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दूसरा सूर्य की किरणों का नति कोण यानी सूर्य की किरणों का तिरछी पड़ना, सीधी पड़ना, ये चीज, दिन की अवधि, दिन लंबा है छोटा है, वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल में बादल है, साफ है मौसम, स्थल विन्यास, किस प्रकार का आपका लैंड वाला एरिया है, और अंतिम वाले जो 2 कारक है इनका प्रभाव कम रहता है, यानी वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास का जो ये फैक्टर है इनका थोड़ा प्रभाव कम रहेगा। बाकी ये जो शुरू वाले 3 है जिसमें पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, दूसरा सूर्य की किरणों का झुकाव, तीसरा दिन की अवधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पर 1 मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है, ये वाला। तो जब पृथ्वी घूमती रहती है तो आप सबको पता है पृथ्वी अपनी कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी कक्षा तल पर, अपने अक्ष पर तो 23.5 डिग्री और अपनी कक्षा तल पर 66.5 का, जो विभिन्न अक्षांशों पर सूर्यताप की मात्रा को भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। यही आपको एक टेबल दी गई है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में आपके जो अक्षांश होते हैं, विभिन्न अक्षांशों में दिन की अवधि में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप समर और विंटर देखोगे
तो ये है भाई आपका 22 दिसंबर जब सूर्य आपका दक्षिणी गोलार्ध पर होता है, बिल्कुल सीधी किरणें। उत्तरी गोलार्ध में आपकी सर्दी होती है, हमारे यहाँ सर्दी होती है। तो 0 डिग्री पर आपका पूरा 12 घंटे का रहेगा, ठीक है। 20 डिग्री पर 10 घंटे 48 मिनट, 40 डिग्री पर 9 घंटे 8 मिनट, 60 डिग्री पर 5 घंटे 33 मिनट और 90 डिग्री पर बिल्कुल 0। सिंपल सी बात है। उत्तरी गोलार्ध में दिखाया गया है कि 0 डिग्री पर पूरे 12 घंटे आपकी सूर्य की रोशनी, फिर 10, ये जैसे जैसे आपके अक्षांश बढ़ते जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो वैसे वैसे आपकी सूर्य की रोशनी या सूर्य ताप की जो मात्रा है वो कुछ घंटों में कम होती चली जाएगी। अब बात करें 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून को भयंकर गर्मी होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो पूरे 12 घंटे गर्मी रहेगी, ठीक है। फिर 13 घंटे 12 मिनट 20 डिग्री अक्षांश पर, 14 घंटे 52 मिनट 40 डिग्री पर, 60 डिग्री पर 18 घंटे 27 मिनट और फिर 6 महीने का दिन होगा 90 डिग्री पर, ठीक है। तो सर्दियों में बिल्कुल 0 दिन होता है, कोई दिन नहीं होता, और 6 महीने का दिन होता है 90 डिग्री पर। तो ये सब सूर्य के कारण ही संभव होता है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा अगर फैक्टर की बात करें तो वो किरणों का नति कोण है, यानी किरणें जो कोण बनाती हैं हमारी अर्थ के साथ। किसी स्थान के अक्षांश पर ये चीज़ पूरी तरह निर्भर करती है। अक्षांश जितना अधिक उच्च होगा, जो कोण है वो उतना ही कम होगा और सूर्य की किरणें उतनी ही तिरछी पड़ेंगी। और तिरछी किरणों की अपेक्षा जो सीधी किरणें होती है वो कम एरिया घेरती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पर बिल्कुल आपकी सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण पड़ रहा है तो सूर्य की किरणें कम एरिया को घेर रही है, इसलिए इस एरिया को आपका सूर्य ताप की मात्रा अधिक मिलती है, ठीक है। इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि जितना आपका अधिक कोण होगा, जितनी किरणें सीधी होंगी वो कम एरिया को घेरेगी, इसीलिए कम ही एरिया में अधिक सूर्य ताप की मात्रा मिलेगी। दूसरा, जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे हो तो जो ये किरणें हैं ये तिरछी पड़ रही है और इनको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है, इसलिए सूर्य ताप की जो मात्रा वो बढ़ रही है और इस वजह से आपका क्या होता है, फिर प्रति इकाई क्षेत्रफल को जो ऊर्जा मिलेगी वो कम मिलेगी तिरछी होने के कारण, ठीक है, तिरछी किरणों को, समझ रहे हो। तो इस अतः अधिक अवशोषण हो जाता है, फिर प्रकीर्णन हो जाता है और विसरण, इनके द्वारा ऊर्जा का अधिक हार्श हो जाता है। यानी कम किरणों को अधिक एरिया कवर करना पड़ता है, अधिक दूर तक फैलना पड़ता है, तो इस वजह से ऊर्जा का अधिक मात्रा में हार्श हो जाता है और कम सूर्यताप मिल पाता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास। थर्ड आता है सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल क्या होता है, पारदर्शी होता है, यानी इजिली सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक आ जाती है वायुमंडल को पार करके, ठीक है। वायुमंडल से होकर गुजरती है सबसे पहले सूर्य की किरणें और फिर उसके बाद हमारी पृथ्वी पर पहुंचेगी। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले वायुमंडल की लेयर आएगी ट्रोपोस्फेयर, जिसमें आपके हमारी पृथ्वी पर पहुंचने से पहले आती है ना ट्रोपोस्फेयर, जलवाष्प होंगे, ओजोन होंगी और अन्य किरणें भी होंगी। ये भी कुछ रेडिएशन को, सौर विकिरण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जैसे ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। फिर सौर मंडल में छोटे छोटे निलंबित कण भी होते हैं जो दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष और पृथ्वी की सतह की ओर फैला देते हैं। जो स्पेक्ट्रम यानी 0.4 से लेकर 0.7 वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं आपके, ये दिखने वाले स्पेक्ट्रम होते हैं और इन्हीं स्पेक्ट्रम की वजह से आपका क्या होता है, इन्हें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इन्हीं की वजह से आपका दृश्य संभव हो पाता है। तो इन किरणों को क्या करेंगी, पूरे अंतरिक्ष में फैला दिया जाता है, जो वे छोटे छोटे निलंबित कण हैं उन, और इस प्रोसेस में ही क्या होता है, यही प्रोसेस आपका रंग के लिए भी उत्तरदायी है। इसी से ही आपको उदय और अस्त के समय सूर्य लाल दिखता है। जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो सूर्य का कलर लाल दिखता है, आकाश का रंग नीला दिखता है और वायुमंडल में प्रकाश के परिकिरण के द्वारा ये सब कुछ संभव हो पाता है। अगर वायुमंडल में प्रकाश का परिकिरण ना हो तो ना तो आपको आकाश नीला दिखेगा, ना सूर्य लाल दिखेगा उदय और अस्त के समय। नेक्स्ट आता है सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण, यानी जो आइसोलेशन है वो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग एरिया में उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तो धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में उष्ण जो कटिबंध की बात करें तो वहाँ तो 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो आपका देखो भूमध्य रेखीय एरिया पर तो 320 वाट मिल रहा है और ध्रुवीय एरिया पर भी 70 वाट मिल रहा है। तो सबसे अधिक
अधिक सूर्यताप हमें उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में देखने को मिलता है, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, इस तरीके के, क्योंकि वहां पर आपके बादल बहुत कम होते हैं। और उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत, तो अगर हम देखें ना भाई, तो आपके विषुवत वृत्त पर बहुत कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। ठीक है, विषुवत वृत्त पर उष्ण कटिबंध की अपेक्षा एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भागों पर अधिक और महासागरीय भाग पर भी कम सूर्यताप की मात्रा प्राप्त होती है। शीत ऋतु में आपके मध्य और उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। ये सब कुछ किस लिए निर्भर करता है, हमारी पृथ्वी की सतह पर जो अलग अलग वितरण है उसके कारण होता है। नेक्स्ट आता है वायुमंडल का तापन और वायुमंडल का शीतलन, यानी वायुमंडल का गर्म होना और वायुमंडल का ठंडा होना। तो इसके भी अनेक तरीके हैं, जैसे प्रवेशी सौर विकिरण, यानी आने वाला सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आयु, देखो सिंपल सी बात है, सौर विकिरण आया, फिर सूर्य से ऊर्जा आई, हमारी पृथ्वी गर्म हो गई। अब पृथ्वी के साथ लगने वाली वायु भी गर्म होगी और निचली परतों के संपर्क में आने वाली ये वायु वायुमंडल की ऊपरी परतों को भी गर्म कर देगी और इस प्रक्रिया को कहते हैं कंडक्शन, यानी चालन। समझ रहे हो? ठीक है, हमारी पृथ्वी के साथ लगने वाली वायु गर्म हुई, उस वायु ने जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनको गर्म किया, इस प्रोसेस को कहेंगे चालन, कंडक्शन। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर आपकी जो ऊर्जा है उसका प्रवाह चलता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह चलेगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। और भाई ये ऊर्जा का स्थानांतरण यानी दोनों में ऊर्जा तब तक स्थानांतरित होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी, जब तक कि दोनों पिंडों का जो टेम्परेचर है वो एक समान नहीं हो जाता और या फिर उनमें संपर्क टूट नहीं जाता। और वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में कंडक्शन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जब तक वो पृथ्वी की गर्म वायुमंडल की हवाओं जो लेयर्स है उनको गर्म करती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक समान ना हो जाए। तो पृथ्वी के संपर्क में आई जो वायु है वो गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, ऊपर की ओर उठेंगी और वायुमंडल में तापमान का संचरण करेगी, वायुमंडल के लेयर्स में तापमान को बढ़ाएगी। फिर वायुमंडल के लंबवत तापन की जो ये प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं कन्वेक्शन, यानी संवहन क्रिया जिसे हम कहते हैं। तो पृथ्वी से गर्म हवाओं का लंबवत ऊपर की ओर उठना और वायुमंडल में जो ये लंबवत तापन की प्रक्रिया होती है इसको संवहन कहते हैं। और ये संवहन की जो प्रक्रिया होती है केवल आपके ट्रोपोस्फियर तक होती है, आगे नहीं होती। ठीक है, और इस संवहन की प्रक्रियाओं के द्वारा ही आपके क्या बादलों का बनना, वर्षा का होना, सब कुछ संभव हो पाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का संतारण, यानी क्षैतिज, यानी इस तरीके से अब तक हम लंबवत पढ़ रहे थे, अब वायु का जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जो होगा संचलन, उसे तापमान का स्थानांतरण जो होता है, तापमान जो एक जगह से दूसरी जगह बढ़ता है उसे कहते हैं एडवेक्शन, यानी अभिवहन। आपने देखो संचलन पढ़ा, संवहन पढ़ा, यानी कंडक्शन पढ़ा, संचलन चालन, दूसरा हमने संवहन पढ़ा, तीसरा हमने अभिवहन पढ़ा। क्षैतिज रूप से जब तापमान का स्थानांतरण होगा उसे अभिवहन कहेंगे। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में यानी दिन में जो भिन्नताएं आती है वो अभिवहन के कारण आती हैं। यानी अचानक से आपका दिन का समय, मौसम अचानक से चेंज हो गया, अभी धूप खिली हुई थी, अभी अचानक से वर्षा होगी, तो ऐसा किस वजह से होता है? अभिवहन के कारण होता है। गर्म मरुस्थलों में, उत्तरी भागों में गर्मियों में जो आपकी लू चलती है वो भी अभिवहन का ही परिणाम है, अभिवहन के कारण ही ये लू चलती है। अभिवहन समझ गए? क्षैतिज रूप से जब उष्मा का संतारण होगा, ठीक है, स्थानांतरण होगा क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल रूप से। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, यानी पृथ्वी जो सूर्य ताप प्राप्त करती है वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लघु तरंग धैर्य के रूप में, और पृथ्वी के एरिया को गर्म करेगी। अब पृथ्वी का एरिया गर्म हो गया, पृथ्वी एक विकिरण पिंड बन जाता है। फिर क्या होगा? वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है हमारी पृथ्वी, यानी पृथ्वी जो ऊर्जा छोड़ेगी वो किस रूप में छोड़ेगी? दीर्घ तरंगों के रूप में, लंबी तरंगों के रूप में। प्राप्त लघु तरंगों के रूप में करेगी और छोड़ेगी दीर्घ तरंगों के रूप में। गाइस ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। क्या करेगी? वायुमंडल को नीचे से गर्म करेगी और इसे कहेंगे पार्थिव विकिरण। यानी हमारी पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में जो ऊर्जा विकिरित की जाती है या छोड़ी जाती है उसे ही कहते हैं पार्थिव विकिरण। और ये पार्थिव विकिरण हमारे वायुमंडल को गर्म करने का काम करती है। ये देखो सब कुछ समझाया भी हुआ है, यहाँ डिटेल से अभी पृथ्वी का उष्मा बजट समझाऊंगी, अभी आगे आएगा। तो जो ये दीर्घ तरंग धैर्य है, दीर्घ तरंग धैर्य वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनको अवशोषित कर लेता है
और इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है। वायुमंडल सीधा सूर्य ताप से गर्म नहीं होगा, वायुमंडल गर्म होता है पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। वायुमंडल विकिरण द्वारा फिर ताप को अंतरिक्ष में भी संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का जो तापमान है वो स्थिर रहता है। हमारी पृथ्वी ने ऊर्जा छोड़ दी, ठीक है, पृथ्वी अपना काम कर दिया, ऊर्जा छोड़ दी, वायुमंडल को गर्म कर दिया। वायुमंडल ने क्या किया, आगे उसको विकिरित कर दिया अंतरिक्ष में। इस प्रकार वायुमंडल और पृथ्वी दोनों का ही जो टेम्परेचर है वो स्थिर रहता है। नेक्स्ट आता है भाई आपका हीट बजट, पृथ्वी का उष्मा बजट। इसको चित्र में हमने देखा है, अभी देखेंगे आगे। तो पृथ्वी उष्मा का न तो संचय करती है न ही ह्रास करती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ने तापमान को संजो कर रख लिया है, और ऐसा भी नहीं है कि वो छोड़ती नहीं है। तो यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्य ताप के रूप में जो उष्मा और पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचलित ताप बराबर हो, ठीक है। यानी पृथ्वी जो उष्मा प्राप्त कर रही है वो भी, और पृथ्वी जो उष्मा छोड़ रही है बराबर। मान लो भाई 100% है तो पृथ्वी ने 50% प्राप्त की और 50% छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। अभी आगे आप देखोगे। मान लो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो प्राप्त सूर्य ताप है वो 100% है हमारे पास, तो वायुमंडल से गुजरती हुई ऊर्जा का कुछ अंश आपका परावर्तित होता है, प्रकीर्णित होता है और अवशोषित होता है। यानी रिफ्लेक्शन भी होता है भाई आपका, और अब्जॉर्ब भी होता है, आगे बहुत सारी चीजें आएंगी। तो केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। 100 में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल से पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष का कर देगा, रिफ्लेक्शन कर देगा उसका, यानी उसको वही बाहर की बाहर सूर्य के पास पहुंचा देता है। 100 में से 35 गई, कितनी बची हमारे पास, सिर्फ 65 इकाइयां, ठीक है। 100 यूनिट हमने मान के चल रहे थे, 100 में से 35 यूनिट अंतरिक्ष के द्वारा सीधा ही रिफ्लेक्शन हो गई। उसमें से भी फिर 27 इकाइयां पैदलों ने, 27 इकाइयां, ठीक है, और 2 इकाइयां आपके ग्लेशियर्स ने छोड़ दी। तो सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो भी कहते हैं, जो ये मात्रा ऐसे की ऐसे चली जाती है। देखो ध्यान से, प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर, जो 35 इकाइयां आपके अंतरिक्ष ने रिफ्लेक्ट की थी उनको छोड़कर जो बाकी की 65 इकाइयां हैं, ये 65 इकाइयां आपके देखो 65 इकाइयों में से, देखो गाइस ध्यान रखना, ये 35 इकाइयां जो है ना, इनमें से 27 इकाइयां जो 35 इकाइयां बादलों ने अंतरिक्ष ने रिफ्लेक्ट की, परावर्तित की। अब ये 35 इकाइयों में से आपकी जो 27 इकाइयां तो बादल रिफ्लेक्ट करेगा और 9 इकाइयां ग्लेशियर द्वारा रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। 27 और 9 कितने हो गए, 35, समझ गए। तो बाकी के 65 इकाइयों में 14 वायुमंडल में और 51 हमारी पृथ्वी के धरातल द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। 14 तो वायुमंडल में ही काम यूज कर लिया जाता है और 51 हमारी पृथ्वी के धरातल द्वारा यूज होगा। अब पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयां पुण्य पृथ्वी विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। अब ये 51 इकाइयों में से भी 51 इकाइयां भी हमारी पृथ्वी दोबारा से पार्थिव विकिरण के रूप में इसको लौटा देगी। अब 51 का क्या फंडा होता है, इन 51 में से 17 इकाइयां तो सीधे ही अंतरिक्ष में चली जाती हैं, बच गई 34 इकाइयां हमारा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। जैसे 6 इकाइयां वायुमंडल, 9 इकाइयां संवहन के जरिए, जिसमें पृथ्वी की हवा गर्म होगी वो सीधी उठेगी वायुमंडल को गर्म करेगी, 9 इकाइयां इसमें खर्च हो गई। 19 इकाइयां संघनन की गुप्त ऊष्मा में खर्च हो जाती हैं। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है और 14 इकाइयां सूर्यताप की और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की होती हैं, ठीक है। तो इस 48 इकाइयों में से 14 इकाइयां आपके सूर्यताप की होती हैं और 34 यूनिट पार्थिव विकिरण की होती हैं। तो वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देते हैं। तो पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की जो इकाइयां हैं क्रमशः 17 और 51 है, जिनका योग 65 होता है। सिंपल सी बात है, ये जो वापस लौटने वाली 65 इकाइयां ही सब कुछ संतुलन कर देती है, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती हैं, और यही हमारा पृथ्वी का उष्मा बजट है, जिसे उष्मा संतुलन भी कहते हैं। इतने बड़े स्थानांतरण, देखो पृथ्वी को जितना प्राप्त हो रहा था कहीं ना कहीं पृथ्वी ने उतना रिफ्लेक्शन कर दिया, ठीक है, परावर्तित कर दिया, प्रकीर्णित कर दिया, और इन्हीं सभी वजह से हमारी पृथ्वी ना तो बहुत अधिक गर्म होती है और ना ही बहुत अधिक ठंडी होती हैं। अब इसके बाद भी हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर कुछ आपकी उष्मा बजट में भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे पृथ्वी पर विकिरण की मात्रा भी तो अलग अलग पाई जाती है, कहीं पर आपका विकिरण अधिक मिलता है सूर्यताप, कहीं पर कम मिलता है। अलग अलग अक्षांशों में भी ये चीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। अक्षांश भी काफ़ी प्रभावित करते हैं इस चीज़ को। शुद्ध विकिरण में अगर हम बात करें तो 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में ये अधिक होती हैं, ध्रुवों के पास
कमी पाई जाती है इस चीज की। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें, वहां से ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनः वितरण होता है। फलस्वरूप उष्णकटिबंध ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो पाते और उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह से आपके ताप कमी के कारण जमे हुए हैं। दूसरी बात टेम्परेचर, तापमान भी वायुमंडल और भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अनुन्य क्रिया द्वारा जनित उष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। सिंपल सी बात है भाई, आपका टेम्परेचर भी अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्राप्त होता है। हमारे अक्षांश है और बहुत सारे फैक्टर है जो उनको प्रभावित करते हैं, और यही तापमान किसी पदार्थ और स्थान के गर्म और ठंडे होने का डिग्री में माप है। यानी तापमान किसे कहते हैं, कोई भी स्थान या कोई भी पदार्थ है आपका, उसका गर्म और ठंडा होने का डिग्री में जो माप है उसे कहते हैं आपका टेम्परेचर। तापमान की वितरण करने को भी, तापमान का जो वितरण है उसको भी कुछ फैक्टर प्रभावित करते हैं। कौन कौन से, एक तो उस स्थान का अक्षांश, सिंपल अक्षांश रेखा प्रभावित करेगी, जितने ऊंचे अक्षांश उतने ही तापमान की कम मात्रा। दूसरा, समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई। तीसरा, समुद्र से उसकी दूरी, जितना आंतरिक भागों में जाएंगे उतनी आपकी तापमान देखने को मिलेगा। वायु संहति का परिसंचरण, वायु का परिसंचरण। कोष्ण और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, जो महासागरीय धाराएं हैं अगर ठंडी है तो एरिया को ठंडा करेंगी, अगर गर्म बह रही है तो एरिया को गर्म करेगी। और उसके अलावा कुछ लोकल फैक्टर भी होते हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला आता है भाई आपका अक्षांश यानी लैटिट्यूड। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान के द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। पहले बताया गया है, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कैसे अक्षांश के अनुसार हमें सूर्य ताप में भिन्नता मिलती है। तो उसी जैसे हमारा सूर्य ताप अलग अलग मिलता है तो उसी तरह तापमान में भी आपकी भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड यानी तुंगता। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में सबसे पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर टेम्परेचर आपका अधिक होता है, और ऊंचे भागों में यानी समुद्र तल से आप ऊंचाई वाले पार्ट पे जाओगे तो वहां पर आपका टेम्परेचर कम होता है, जैसे हिल एरिया। तो अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः तुंगता बढ़ने के साथ घटता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है कि भाई आपका 165 मीटर की टेम्परेचर पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम बात करें, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका घटता है अगर आप ऊंचाई पर जाते हो। तो बढ़ने के साथ ये तापमान के घटने की दर होती है जिसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। यहाँ पर लिखा हुआ भी है सामान्य हार्स दर, नॉर्मल लैप्स रेट। सामान्य हार्स दर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है, यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितनी है, 6.5 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट फैक्टर आता है समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा जो फैक्टर आता है वो समुद्र से उस स्थान की दूरी होता है, क्योंकि स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। लैंड एरिया आपका जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, तापमान में भिन्नता होती है। समुद्र के निकट वाले एरिया, वहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो आपका हमेशा नॉर्मल रहता है, और स्थलीय भागों में आपका टेम्परेचर काफ़ी ऊंचा नीचा होता रहता है। नेक्स्ट आता है वायु संहति यानी महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट। स्थलीय और समुद्री समीरों की तरह वायु संहयता भी तापमान को प्रभावित करती हैं। जो आपकी वार्म एयर मासेस है यानी गर्म वायु राशियां होती हैं, उनसे प्रभावित होने वाले भाई जो गर्म वायु राशियां वाले एरिया होते हैं वहां पर जो हवाएं चलेंगी उनकी वजह से वहां का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठंडी हवाएं जहां चलेंगी उनसे वहां का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार ठंडी धाराएं जहां पर बहेंगी वहां पर तटीय इलाकों में आपकी गर्म जल धाराओं के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होगा, और ठंडी जल धारा जहां बहेगी वहां का टेम्परेचर कम होगा। दूसरा बात आता है तापमान का वितरण। तापमान का वितरण भी अगर हम पूरे विश्व के तापमान वितरण को देखेंगे तो अलग अलग देखने को मिलता है। और सबसे पहला क्वेश्चन भाई, मानचित्र पर तापमान का वितरण समताप रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। समताप रेखाएं जिन्हें आइसोथर्म कहते हैं, इंग्लिश में आइसोथर्म कहते हैं समताप रेखाएं। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। मैप में 2 ही महीने की समताप रेखाओं द्वारा तापमान का वितरण दिखाया जाता है, जनवरी और जुलाई। ध्यान रखना, जनवरी महीना और जुलाई महीना, इन दोनों के द्वारा ही अधिकतर मानचित्र पर तापमान का वितरण दिखाया जाता है। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समताप रेखाएं अक्षांश के समानांतर ही खींची जाती हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, आपको मैं मैप में दिखाती हूँ। देखो अक्षांश के समानांतर आपके अक्षांश इस तरीके के होते हैं ना, ऐसे, तो इसी तरीके की आपकी समताप रेखाएं खींची गई हैं, बस थोड़ा सा उनमें झुकाव है, कहीं ऊपर की ओर कहीं नीचे की ओर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें जनवरी में आपकी अधिक स्पष्ट होती हैं समताप रेखाएं। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थलीय भाग अधिक है।
गाइस यहाँ पर केवल है ना आपको इतना याद रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में आपका स्थलीय एरिया अधिक होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, वहां पर समुद्री धारा का वहां पर स्पष्ट प्रभाव होता है, क्योंकि भाई हवाएं भी पूरी तेजी से चलती है, धाराओं को भी बिल्कुल सीधा कुछ नहीं मिलता, कोई विचलित करने वाला मार्ग नहीं मिलता। इसलिए जनवरी में जो समताप रेखाएं होती हैं वो महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। अटलांटिक महासागर पर भी ये देखा जाता है। गल्फ स्ट्रीम, वहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की धारा बहती है, महासागरीय ड्रिफ्ट बहती है, इसलिए उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है, उत्तरी अटलांटिक भी आपका गर्म है, ठीक है। और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं, जहाँ पर गर्म होगा वहाँ उत्तर की ओर मुड़ जाएगी, नहीं तो दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। और जब तापमान तेजी से कम होता है तो यूरोप में वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो मैंने बोला टेम्परेचर कम तो वो दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी समताप रेखाएं। उसके बाद साइबेरिया के मैदान पर ज़्यादा स्पष्ट होता है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तरी और 50। देखो गाइस ये ज़्यादातर आपका एग्जाम में आने वाला नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिया है। अब इसके बाद ध्यान से देखना, नेक्स्ट आता है हमारा, इसी में जो इंपॉर्टेंट है वो है ताप व्युत्क्रम। ताप व्युत्क्रम यानी तापमान इन्वर्शन कहते हैं आई थिंक इंग्लिश में। तो तापमान का उल्टा हो जाना। देखो सिंपल बात में मैंने आपको क्या समझाया, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे आपका टेम्परेचर घटता जाता है, इसे कहते हैं सामान्य हार्श दर, ठीक है, सामान्यतः बात। पर कई बार क्या होता है, स्थिति बदल जाती है, तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है, उसे कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए ही होता है और काफ़ी सामान्य से घटना मानी जाती है। सर्दियों में अगर हम बात करें, मेघ वहीन लंबी रात हो जाए, बादल ना हो और लंबी लंबी रातें हो, शांत हवा है, तो व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं मानी जाती हैं। यानी शांत वायु और लंबी रातें सबसे बेस्ट दशा मानी जाती है तापमान के उल्टा होने में। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकिरित कर दी जाती है और सुबह तक जो हमारी भूमि होती है वो अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। और ध्रुवीय एरिया में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। ध्रुवीय एरिया में आपका तापमान का उल्टा होता ही है, वहाँ पर आपका रात को बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती ही पड़ती है, हवा बहुत अधिक ठंडी हो जाती है। तो भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं, धूल कण ये सब कुछ नीचे इकट्ठे होकर चारों ओर फैल जाते हैं और जिनसे क्या होगा, जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है, जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। और सर्दियों में सुबह के समय आपके घना कोहरा भी छा जाता है, ये भी तापमान के व्युत्क्रमण के कारण ही होता है, घना कोहरा। और यह व्युत्क्रमण कुछ घंटों तक ही रहता है, जैसे ही जो सूर्य ऊपर आएगा और पृथ्वी गर्म होगी तो ये व्युत्क्रमण आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में भी व्युत्क्रमण की उपस्थिति होती है, वहाँ पर क्या होगा, हवा ठंडी हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी हो जाएगी, क्योंकि ठंडी हवा आपकी भारी होती है और घनी हो जाती है और जल की तरह नीचे चिपक कर रह जाती है और ढाल के ऊपर से नीचे उतर जाती है और घाटियों में गर्म हवा के नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिसे आपका वायु का अपवाह भी कहते हैं। और ये पालों से पौधे की रक्षा करती है, ठीक है। अब एक प्लैंक का नियम है। प्लैंक क्या कहता है, प्लैंक कहता है एक वस्तु जितनी गर्म होगी ना वह उतनी अधिक ऊर्जा विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही लघु होगी। इसीलिए सूर्य से प्राप्त होने वाली तरंग दैर्घ्य लघु होती है, क्योंकि वो तो गर्म होती है ना। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की अपेक्षा होती है उसे विशिष्ट ऊर्जा कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीजीटी में। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो गाइस ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं एक बार। निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? विषुवत वृत्त पर 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण। तो सबको पता है 21 जून को 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किन शहरों पर दिन ज़्यादा लंबा होता है? तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़, नागपुर। तो इसका आंसर आप मुझे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो इसका आंसर भी आप मुझे दोगे, ये मैंने आपको करवा दिया है। और नेक्स्ट है आपका मिलान करना है, सूर्य ताप किसे कहते हैं, ठीक है, एल्बिडो किसे कहते हैं, समताप रेखा किसे कहते हैं और वार्षिक तापांतर क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर आपका ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर जो 9 था वो कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान, ये तीनों ही चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।